अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम किस तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थ्रू अ बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने जनरल पढ़ा था, उसके बारे में किसी खास एक स्पेसिफिक एग्जांपल को डिस्कस नहीं था किया हमने उसमें। आज हम दोबारा वही सारा काम स्टार्ट करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जांपल को लेके चलेंगे बायोलॉजिकल मेथड के अंडर, स्टडी ऑफ मलेरिया। मलेरिया जब आया तो उसको किस तरह साइंटिस्ट ने स्टार्ट से लिया, फिर एंड पे जो है ना उसके जो है ना उन्होंने इलाज या ट्रीटमेंट जो है ना दरियाफ्त किया, उसके कॉस्टिव एजेंट के बारे में उनको पता चला थ्रू अ बायोलॉजिकल मेथड। तो मलेरिया के बारे में हिस्ट्री ये है कि बहुत सारे आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो मलेरिया मौजूद था, ठीक है, अभी भी है स्टिल जो है ना बहुत सारे ममालिक के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर भी मलेरिया मौजूद है। तो ये एक डिजीज है 2000 ईयर अगो, यानी कि दो समझे कि आप जो है ना 1000 साल पहले की जो है ना ये डिजीज है और अभी तक स्टिल जो है ना मौजूद है। इसके बारे में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो मलेरिया वो कितनी पुरानी बीमारी है, तो इसको डिस्कवर कराया ये 2000 साल पहले जो है ना इस बीमारी है। उसके बाद देखें कोई भी डिजीज है ना होती है, हमें बीमार होते हैं जब भी हम स्टूडेंट, तो हमें बॉडी के अंदर ना कुछ साइन और सिम्टम अपीयर होते हैं। वो जो साइन और सिम्टम अपीयर हो रहे हैं ना बॉडी के अंदर, उसी की बेस पे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल जिन ह्यूमंस को मलेरिया होता है, जिन इंसानों को मलेरिया होता है, उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस वो खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनके अंदर देखें जो जो जिन लोगों को मलेरिया होता है, एक तो उनको सर्दी बहुत लगती है, चिल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। उसके बाद हम उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, तो टेम्परेचर भी आएगा हाई होगा, तो जिसकी वजह से हम उसको फीवर कहते हैं, ठीक है। फीवर किसी डिजीज का नाम नहीं है, इट इज समझे कि एक साइन है जो हमें बताता है, ठीक है, कि इसको ये मसला हो सकता है। फीवर किसी बीमारी का नाम नहीं है स्टूडेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमें बुखार हो गया, ये बीमारी है, नहीं, ये बहुत सारी डिजीजेस के साथ हो सकता है। तो ये एक साइन और सिम्टम जो है ना हमें शो करता है। उसके बाद हमें होता है रीअकरिंग अटैक। जिन लोगों को मलेरिया होता है फॉर एग्जांपल, उनको बार बार अटैक आते हैं बुखार के। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर उनको जो है ना वो रात को बिल्कुल वो ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, सुबह 10-12 बजे ठीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है ना शाम होती है तो जो बुखार है वो पीक पे चला जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे रात गुजरती जाती है तो जो बुखार है वो कम होता जाता है, सुबह 12 बजे तक फिर आप ठीक हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है ना जैसी शाम होने लगती है तो फिर आपका जो है ना वो समझे कि टेम्परेचर वही सर्दी जो है ना वो हाई होना शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीअकरिंग अटैक कहते हैं। तो इन चीज़ों की बेस पे हमने मलेरिया को क्या किया, डिस्क्राइब किया। तो मलेरिया डिस्क्राइब जो है ना एज अ डिजीज ऑफ चिल फीवर विद रीअकरिंग अटैक। ये आप मलेरिया की डेफिनेशन या आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह मलेरिया को डिस्क्राइब करेंगे। फिर सुन ले बेटा कि मलेरिया का जो पेशेंट होगा उसको सर्दी लगेगी, उसको बुखार होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा, और रीअकरिंग अटैक, बार बार जो बुखार है उसके अटैक आते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं डिजीज ऑफ चिल फीवर विद रीअकरिंग अटैक। अब उसके बाद मलेरिया के बारे में कुछ लोगों ने जो है ना वो अपना बताया कि ये एक जो है ना किस तरह से आ रहा है। कुछ लोगों का ये जो है ना ख्याल था कि उन लोगों के अंदर होता है जो मार्शी एरिया के अंदर रहते हैं। मार्शी एरिया का मतलब ऐसा है कि जो दलदली इलाकों में रहते हैं। फिर वहां पे हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर यानी कि मार्शी एरिया के अंदर स्टैग्नेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी, यानी कि एक छोटा सा आपके पास एक बड़ा सा जो है ना वो गड्ढा है, गड्ढे के अंदर पानी जो है ना वो भरा हुआ है, गंदा वाटर है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो स्टैग्नेंट वाटर है वो काज है। क्यों? स्टैग्नेंट वाटर के अंदर जो पॉइजन केमिकल, गंदे केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वहां के पानी उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है। अब वहां पे ये जब उन्होंने सुना तो उन्होंने मलेरिया को डिफाइन किया माला और एरा। माला का मतलब होता है बैड, एरा में एयर, यानी कि वहां के लोगों का ये क्या था, वहां के साइंटिस्ट का, कि जो बैड एयर है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाटर मार्शी एरिया की, उसकी वजह से जो है ना वो मलेरिया होता है। लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट ने इसको वहां पे जाके बेटा चेक किया, उन्होंने वहां का पानी भी पिया, लेकिन उन साइंटिस्ट को या उन लोगों को जो है ना वो मलेरिया नहीं था। फिर वो लोग मार्शी एरिया में रहे भी, फिर भी मलेरिया नहीं हुआ। तो फिर साइंटिस्ट ने जो है ना वो एक अंदाजा लगाया, नहीं, जो स्टैग्नेंट वाटर है या जो मार्शी एरिया, ये मलेरिया की काज नहीं है, हो सकता है कि मलेरिया की काज जो है ना कुछ और ही हो। फिर 17वीं सेंचुरी में अगर हम बात करें तो एक न्यू जो है ना वो 17वीं सेंचुरी के अंदर एक न्यू वर्ल्ड मुल्क जो है ना वो डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम है अमेरिका। जैसे ही अमेरिका जो है ना वो डिस्कवर
जिसका नाम था, उसकी बात थी क्वीना क्वीना। उन्होंने इसको यूरोप के अंदर सेंड करना शुरू कर दिया ताकि जो वहाँ के मर्चेंट हैं उसको जो है ना वो बिजनेस कर सके। मर्चेंट हम ताजरों को कहते हैं। अब जो क्वीना था, क्वीना क्वीना फीवर के अंदर जो है ना वो इफेक्टिव था, यानी कि जो लोगों को बुखार होता था वो उसकी बाल का इस्तेमाल करते हैं। बाल कहते हैं झाल को, जो ऊपर वाली झाल होती है ना दरख्त की, ठीक है, उसको कहते हैं। लेकिन बहुत जब उन्होंने अमेरिका से वापस भेजना शुरू कर दिया और उनके अंदर कुछ अरसे बाद इतना हमारे उनके पास क्वीना क्वीना नहीं था, क्वीना खत्म हो चुका। अब उन्होंने क्या किया, जो मर्चेंट थे उन्होंने किया कि एक जो क्वीना क्वीना का एक और जो है ना वो रिजेंबल ट्री था जिसका नाम है सिंकोना। उन्होंने उसकी जो है ना समझे कि आप तिजारत शुरू करवा दी, यानी कि उनकी डिसऑनेस्टी थी, उन्होंने बेईमानी की। उनकी डिसऑनेस्टी लोगों के लिए बड़े फायदेमंद हुई क्योंकि उसके अंदर सिंकोना जो है ना वो एक तो रिजेंबल करता था, सब्स्टिट्यूट था किसका, क्वीना क्वीना का। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई चीज आपस में मिलती जुलती हो, तो आप इससे जो है ना ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें असल कौन सी है और जो है ना वो इसमें से जो दो नंबर चीज है वो कौन सी है। तो सिंकोना के अंदर एक केमिकल मौजूद होता है क्विनीन। यहाँ पे सिंकोना क्वीना क्वीना से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। उसके अंदर एक केमिकल होता है क्विनीन। तो लोगों ने जब इसकी छाल का इस्तेमाल किया, क्विनीन मलेरिया के पेशेंट के लिए बड़ी इफेक्टिव हुई। इसका मतलब जो यूरोप के डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे उन्होंने की तो ताजे यानी कि अपना बिजनेस किया, लेकिन उनकी जो डिसऑनेस्टी थी लोगों के लिए इसलिए फायदेमंद हुई कि जो लोग मलेरिया के पेशेंट थे जब उनको भी तो बुखार होता था, तो जब उसको इस्तेमाल करते थे तो वो क्या हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, सेहतयाब हो जाते थे। तो इसका मतलब है क्विनैन थी वो इफेक्टिव थी किसके लिए, मलेरिया पेशेंट के लिए। लेकिन अभी तक ये हमें पता नहीं था चला कि मलेरिया की काज क्या है, काजटिव वेरिएंट का भी पता नहीं चला। अभी तक सिर्फ क्या हमें पता चला है कि जो क्विनैन है किसके अंदर होती है, सिंकोना के अंदर होती है, तो वो इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, मलेरिया के जो है ना अगेंस्ट है। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। 1878 में एक साइंटिस्ट आया, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था लवार्ड। उसने सर्च की थी जो है ना वो काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की काज क्या होती है। अब उसने कैसे किया, उसने एक मलेरिया पेशेंट आया, मलेरिया पेशेंट का ब्लड कलेक्ट किया। ब्लड कलेक्ट करने के बाद उसने एक स्लाइड बना के उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया। माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमने पढ़ी है, जो हम ऐसी स्टडी करते हैं सेल्स की, टिश्यूज की, जो माइक्रोस्कोप के अंदर करते हैं उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं, जिसमें आपने हिस्टोलॉजी भी पढ़ा होगा। तो उसने क्या किया, एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर। जब उसने देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ना कुछ उसको क्या नजर आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं स्टूडेंट। उसने क्या कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो स्मॉल टिनी ऑर्गेनिज्म है, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, वो मलेरिया की जो है ना वो काज है। फिर उसके बाद उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया, प्लाज्मोडियम। पहले उन्होंने ब्लड लिया, एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आए। उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने भी उसको प्रूफ किया कंफर्टेन। तो उस जो हमारे पास काल्टिक एजेंट था लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या, प्लाज्मोडियम। अब यहाँ तक तो हमने स्टूडेंट इसकी पढ़ी है हिस्ट्री कि प्लाज्मोडियम का अब जो है ना आगे कौन है। इसके बाद जो है हम ये थे वो क्वेश्चन रिलेटेड टू जो हमने पढ़ा था ना कि एक साइंटिस्ट किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, उसमें क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यहाँ तक हमने जो है ना वो क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना स्टडी किया। अब हम कल से डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन कि आप कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, क्वालिटेटिव कौन सी है, क्वांटिटेटिव कौन सी है, और किस ऑब्जर्वेशन से आपने आगे जो हाइपोथेसिस है उसको जनरेट करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट।